पढ़ेंगे बल और गति के नियम, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम लोग जानते हैं साइंस को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। और उसमें एक भाग आता है फिजिक्स, जिसको हम भौतिक शास्त्र बोलते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि भौतिक में हमको पढ़ना क्या है। कौन बताएगा कि भौतिक में हमको पढ़ना क्या होता है? केवल बल ही गति नहीं पढ़ना होता है। भौतिक कहते किसको है पता है? किसको, किसे बोलते हैं भौतिक शास्त्र? भौतिक में अध्ययन किस चीज का किया जाता है? पदार्थ का। देखो, भौतिक में अध्ययन हम लोग प्राकृतिक में जो भी घटना होता है, प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे प्राकृतिक में बहुत सारा घटना होता है। ये लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, क्या प्राकृतिक के द्वारा होता है कि नहीं होता है? या कोई भी चीज कार्य करते हैं तो उसमें जो घटना, मान ली साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल चल रहा है तो उसमें बल लग रहा है, तो एक प्रकार का क्या है? घटना ही। प्राकृतिक एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? भौतिक शास्त्र कहते हैं, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? बल और गति के नियम। पता है गति किसको बोलेंगे? समय के सापेक्ष यदि कोई भी वस्तु अपना स्थान परिवर्तित कर ले तो उसको हम क्या बोलेंगे? गति, ठीक है। और बल किसको कहेंगे? परिवर्तित करे या परिवर्तित करने की चेष्टा करे, उसी क्रिया को हम क्या कहेंगे? बल कहेंगे, ठीक है। सर, हम अगर ईटा के एक जगह से दूसरी जगह करते तो गति का होगा? उसके समय के साथ उसका परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे? गति कहेंगे। यदि हम किसी को घसीटते हुए ले जा रहे हैं तो भी गति ही है। या कैसे भी जाए, उसके समय के साथ अगर परिवर्तन होता रहेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? गति बोलेंगे, ठीक है। देखो, गति के लिए न्यूटन ने 3 नियम लाया, 3 नियम दिया गया है, और तीनों नियम को हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं, ठीक है। तो गति का पहला नियम क्या है, तुम लोग पता है क्या है? बोलो। इसको डिफाइन करना। तो न्यूटन ने गति का पहला नियम दिया था, बोला था कि किसी भी वस्तु में अगर वह स्थिति मतलब विराम अवस्था में है, स्थिति रुका हुआ है, तो रुकना ही चाहता है। यदि वह गति में है तो गति में ही रहना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल न कार्य करे। बल भी देखो 2 प्रकार का होता है, एक संतुलित बल, एक असंतुलित बल। संतुलित बल किसको कहेंगे? जो स्थान परिवर्तित हो जाए, जिसमें जैसे हम इस दीवार को धक्का देंगे तो क्या इसमें बल तो लगा रहे हैं, लेकिन ये क्या परिवर्तित हो रहा है? इसको कैसे बोलेंगे? संतुलित बल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संतुलित बल। असंतुलन होगा यदि इसपे मैं बल लग रहा हूं तो उधर से ये बल लग रहा है। यदि मेरा बल ज्यादा हो जाएगा तब न बढ़ेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? असंतुलित बल, ठीक है। तो फर्स्ट नियम सबको समझ में आया। और फर्स्ट नियम को ही क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम। इस पे हम लोग बहुत सारा प्राकृतिक घटनाएं देखते हैं। जैसे अगर आम तोड़ना हो तो किस नियम का पालन कर पाएंगे? जड़त्व का नियम का ही पालन होता है, क्योंकि अगर आम का डाली हिलाएंगे तो आम जो होता है, डाली केवल हिलता है और क्या रहता है? आम क्या रहता है? विराम अवस्था में रहता है, और डाली क्या हो जाता है? गति की अवस्था में, जिसके कारण टूटकर गिर जाता है। दूसरा नियम बोला गया है, दूसरा नियम क्या है? बल का दूसरा नियम यानी न्यूटन का दूसरा नियम बोला जाता है कि संवेग में परिवर्तन की दर उस बल के क्या होता है? समानुपाती होता है। देखो, सबसे पहले आप जानेंगे कि संवेग क्या है। संवेग क्या है? मास और द्रव्यमान के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? मास यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग बोलते हैं। किसको कहते हैं?
मास और यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। वेग किसको कहेंगे? वेग किसको कहेंगे? एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहेंगे? वेग कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम बल को F से सूचित करते हैं। किससे? और हम लोग संवेग बराबर क्या पढ़े? द्रव्यमान और वेग, यानी द्रव्यमान को हम M से सूचित करेंगे और वेग को क्या से? V से। ठीक है, यहाँ पे हम लोग दूसरा नियम पढ़े, क्या पढ़े? कि संवेग में परिवर्तन की दर उस बल के समानुपाती होता है। यहाँ पे देखो, समानुपाती का मतलब रेशियो है, यानी अगर बल बढ़ेगा तो उसका अनुपात क्या होता है, यानी जो संवेग में परिवर्तन की दर है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस प्रकार से। और हमारा यहाँ पे अगर देखें तो इसमें कॉमन हो सकता है कुछ? एम दोनों में सेम। दूसरा नियम के अनुसार हम लोग को फॉर्मूला प्राप्त होता है। क्या फॉर्मूला प्राप्त होता है? F बराबर M इंटू। देखो तीसरा नियम के बारे में हम जानते हैं। तीसरा नियम क्या बोलता है? क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है। अगर क्रिया करेंगे तो उसके विपरीत भी प्रतिक्रिया होगा। अगर हम किसी को पीछे ठेलेंगे तो हमको क्या करेगा? आगे ठेलेगा। ये तीसरा नियम हम लोग को बताया था। इसके बारे में जानते हैं। कार्य किसको बोलते हैं? देखो अगर हम लोग अभी बैठे हुए हैं तो ये भी एक प्रकार का क्या है? दैनिक जीवन में कार्य है। ठीक है, अगर हम चल रहे हैं तो भी कार्य है, अगर कोई चीज सर पे उठाए हुए हैं तो भी कार्य है कि नहीं है? लेकिन फिजिक्स हमको ये चीज नहीं बताता है। अगर फिजिक्स के अनुसार देखें तो हमको ये चीज नहीं बताता। उसके अनुसार फॉर्मूला पे जो हमको प्राप्त होता है उसी के अनुसार हम कहेंगे कि कार्य है। इसका फॉर्मूला होता है एफ एस। एफ क्या है? और एस दूरी है, यानी किसी को हम अगर धक्का देते हैं तो कुछ दूर जाता है तो उसी को हम क्या कहेंगे? दूरी बताएंगे। ठीक है, अगर इस नियम पे जो पालन होगा उसी को हम क्या कहेंगे? कि वो कार्य है। अगर इस नियम पे पालन नहीं होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? कार्य नहीं है। जैसे मान ले हम कोई चीज सर पे उठाए हुए हैं और रुके हुए हैं, तो डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी हो रहा है कि और नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे दूरी अगर हमारे पास 0 हो जाएगा तो कार्य क्या हो जाएगा? 0। लेकिन वास्तविक रूप में दैनिक जीवन में अगर देखें तो एक प्रकार का क्या है? कार्य है। लेकिन फिजिक्स हमको ये चीज नहीं बताता। ठीक है, W कार्य को W से सूचित करते हैं। ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण किसको बोलते हैं? दो पिंडों के बीच जो आकर्षण होता है उसी को हम क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण। क्या? चुंबक और गुरुत्वाकर्षण दोनों अलग अलग होता है। गुरुत्वाकर्षण क्या पढ़े? दो पिंडों के बीच जो आकर्षण होगा उसी को हम क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण। देखो गुरुत्वाकर्षण के लिए एक न्यूटन ने एक और नियम दिया था, गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम। क्या है? पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? लॉकडाउन की वजह से ऐसे रह गया है, सब हो गया है।
सब कोरोना को दे दिया। देखो ध्यान दो, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के विकर्ण कर्मानुपाती होता है, यानी उल्टा होता है। अगर दूरी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बल घटेगा, अगर दोनों का मास बढ़ाएंगे तो आकर्षण बढ़ेगा। ठीक है, यानी गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार हमारे पास एक फॉर्मूला प्राप्त होता है। वो क्या होता है, क्या है बोलो। बोलो। क्या क्वेश्चन है? बीच के दूरी के वर्ग के विकर्ण कर्मानुपाती होता है। जैसे मान ले हमारे पास दो पिंड है, एक यहाँ पिंड है, एक यहाँ पिंड है, तो दोनों के बीच की दूरी कुछ होगा। यहाँ मान लेते हैं डी, इसके बीच की दूरी है, ठीक है, और इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान, ठीक है। तो सार्वत्रिक नियम बताता है कि इन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों द्रव्यमान के क्या होता है, गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या बताया कि दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के विकर्ण कर्मानुपाती होता है, यानी उल्टा होता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो बल का मान किस पर निर्भर करेगा। यदि दोनों द्रव्यमान का मान यदि हम बढ़ाते हैं तो क्या होगा, बल क्या हो जाएगा, घटेगा, समान अनुपात में बढ़ता है। ठीक है, अगर हम इधर वजन देंगे और दोनों समान है तो दोनों तरफ ही बढ़ेगा, अगर इधर बढ़ाएंगे तो इधर भी बढ़ेगा। ठीक है, अब विकर्ण कर्मानुपाती का मतलब होता है उल्टा, अगर इधर बढ़ाएंगे तो इधर घटेगा। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं गति पढ़े, और गति गुरुत्वाकर्षण में दो पिंडों के बीच लगता है। ठीक है, इसके बारे में ग्रह और ज्यादातर देखते होंगे कि पृथ्वी हमारा रुका हुआ है या खड़ा हुआ, मतलब चल रहा है। ये किसने बताया? सबसे पहले प्लूटो आया था, प्लूटो ने बताया था प्लेटलेट्स। प्लूटो, हाँ, कौन था वैज्ञानिक का नाम था, नाम से याद नहीं है। उसने बताया कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चक्कर लगा रहा है, लेकिन जब कोपरनिकस आया तो बताया नहीं, सूर्य क्या है, बीच में है और पृथ्वी चक्कर लगा रहा है। देखो कुछ चीजें में हम लोग पीछे की और 9th क्लास के लिए जो बताया गया था, पढ़ा गया है, बस उसी का हम लोग रिवीजन किए थे। अभी भी हम रिवीजन करेंगे क्योंकि ना टाइम हमारे पास है ना टाइम तुम्हारे पास है, कि एग्जाम बहुत नजदीक है। ठीक है, तो केवल हम लोग रिवीजन करेंगे पढ़ा हुआ भाग को। आगे हम लोग शुरू करते हैं प्रकाश के बारे में। ठीक है, प्रकाश के बारे में जानते हैं। तो प्रकाश का भी कोई देखा है? कौन देखा है? प्रकाश को हम देख नहीं सकते, एक प्रकार का ऊर्जा है, इसे हम कभी भी देख नहीं सकते। प्रकाश कहेंगे किसे? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का वह स्वरूप है जो हमारी आंखों को संवेदना यानी देखने की क्षमता प्रदान करता है, संवेदना प्रदान करता है। ठीक है, देखो प्रकाश दो प्रकार के वस्तुओं से निकलता है, एक प्रदीप वस्तु होता है यानी प्रदीप होता है, और एक दूसरा क्या होता है, प्रदीप वस्तुएं किसको बोलेंगे? जिससे स्वयं प्रकाश उत्पन्न होता है, जैसे ग्रह नहीं होता है, तारा होता है। सूर्य भी एक प्रकार का क्या है? तारा है। ठीक है,
आगे जानते हैं अपरदीप्त वस्तुएं किसको बोलेंगे। अपरदीप्त वस्तुओं में किसको बोलते हैं, जिससे प्रकाश खुद नहीं निकलता है और दूसरे के प्रकाश पर रहता है, जैसे चंद्रमा, ग्रह, या हम लोग भी दिख रहे हैं, जैसे एक दूसरे को या कुर्सी को देख रहे हैं, तो क्या इसका अपना प्रकाश है? नहीं, एक प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, ठीक है। और अपरदीप्त वस्तुएं कितना प्रकार के होता है? 3 प्रकार के होता है। एक क्या होता है? पारदर्शी, जिससे प्रकाश होकर क्या हो जाता है? पार हो जाता है। और दूसरा होता है प्राभासी, जिसमें कुछ प्रकाश की किरणें पार होता है, यानी आपार हो जाता है, और कुछ उसी दिशा में लौट जाता है या नहीं पार हो पाता है। और तीसरा होता है अपारदर्शी, जिससे प्रकाश बिल्कुल ही नहीं पार होता है, ठीक है। देखो, अगर सूर्य से प्रकाश आ रहा है तो कोई चीज दिख रहा है, तो क्या हो रहा है, वहां से प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, हमारी आंखों पे बन रहा है, इसके कारण ही देख पा रहे हैं। तो देखो, प्रकाश 2 प्रकार के, एक समतल दर्पण से और एक गोलीय दर्पण से प्रवर्तन होता है। तो सबसे पहले जानते हैं प्रवर्तन के बारे में, ठीक है। प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में, ठीक है। तो प्रकाश का प्रवर्तन किसको बोलेंगे हम? जिस माध्यम प्रकाश आता है उसी माध्यम में लौट आता है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन। यानी कोई भी प्रकाश की किरण यदि किसी भी सतह से टकराकर, यानी चिकनी सतह से टकराकर या किसी भी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाए, तो उसे क्या कहेंगे? प्रकाश का प्रवर्तन, ठीक है। देखो, प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होता है। फर्स्ट नियम कहता है कि यदि किसी प्रकाश, यानी किसी कोई किरण आपतित हो रहा है और टकरा कर किसी माध्यम में, मतलब उसी माध्यम में लौट जा रहा है, तो उसको तो हम पता कर लिए कि उसको क्या कहेंगे? प्रवर्तन कहेंगे। लेकिन फर्स्ट नियम बोलता है कि आपतित किरण और प्रवर्तित किरण और अभिलंब, उनके बीच एक लंब डाला जाता है। अभिलंब तीनों समतल के एक ही बिंदु पर होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, फिगर में देखो, मैं बनाया हूँ, उस फिगर में ध्यान से देखो। इसमें क्या आ रहा है? एक प्रकाश की किरण आ रहा है, ठीक है। और जो प्रकाश की किरण आता है उस किरण को हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और दूसरा किरण इसी माध्यम में क्या हो रहा है? जा रहा है, यानी लौट जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रवर्तित किरण। और इसके बीच एक कल्पनित किया जाता है, ठीक है, अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। ये तीनों समतल के क्या होता है? एक ही बिंदु पर स्थित होता है, ठीक है। और दूसरा नियम बोलता है कि आपतन कोण प्रवर्तन कोण के, यानी कोण आई बराबर हो जाए किसका? कोण आर के, ठीक है। देखो, आते हैं हम लोग दर्पण के बारे में जानते हैं, ठीक है। दर्पण कितना प्रकार के होता है? 2। दर्पण पहले किस जानेंगे कि दर्पण कहेंगे किसको? जिससे प्रकाश प्रवर्तित हो जाए उसे क्या कहेंगे? दर्पण। एक क्या होता है? समतल दर्पण है, एक गोलीय दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण किसको कहते हैं? जो एकदम क्या हो? सीधा हो, और एक भाग परिवर्तक हो, मतलब, और दूसरा भाग पॉलिश किया हुआ हो, ठीक है। अब गोलीय दर्पण किसको कहेंगे? किसी भी गोला का एक भाग होता है, ठीक है। आइए जानते हैं हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण वह परावर्तक सतह जो किसी खोखले गोले का एक भाग हो। जैसे एक पूरा गोला है, इसको अगर यहाँ से काट देंगे तो एक प्रकार का क्या हो जाएगा? भाग बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? केवल इस तरह का बनेगा। अगर हम इसको यहाँ से काट देंगे तो कैसा भाग बनेगा? इसी तरह का बनेगा ना, ठीक है। और देखो, दर्पण अगर काटते हैं तो कितना प्रकार का बन जाता है?
दो प्रकार का, एक उत्तल दर्पण होता है या एक अवतल दर्पण। और जिसका देखो दर्पण का एक भाग क्या किया जाता है, पॉलिश किया जाता है, ठीक है। अगर हम इसका बाहरी भाग पॉलिश कर देंगे तो इसका परावर्तक सतह कौन बचेगा, अंदर वाला। और जिसका परावर्तक सतह अंदर वाला बचता है उस दर्पण को क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे, और जिसका अंदर वाला भाग को हम क्या कर देंगे, पॉलिश, और बाहर वाला क्या हो जाएगा, प्रवर्तक हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे। यानी सीधा सीधा कह सकते हैं कि वैसा दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उठा हुआ हो उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण, यानी उभरा हुआ प्रतीत होता है। और जिसका धंसा हुआ प्रतीत होता है उसे अवतल दर्पण। देखो दर्पण में बहुत सारा चीज हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। जैसे दर्पण में एक ध्रुव होता है, ध्रुव यानी जो दर्पण का मध्य भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, ध्रुव। और जो मध्य भाग से जो मिलाने वाली रेखा नहीं, और देखो दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। और उस मिलाने वाली रेखा को हम अक्ष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखो दर्पण के बारे में जान गया। दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है वो चीज जानते हैं। प्रतिबिंब सबसे पहले जानेंगे प्रतिबिंब बनता है किस प्रकार से। यानी प्रतिबिंब केवल एक किरण से नहीं बन पाता है, प्रतिबिंब दो या दो से अधिक किरणों के वास्तविक या काल्पनिक कटान, यानी जो कटान बिंदु है उसी जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं उसको प्रतिबिंब देख पाते हैं। यानी वस्तु का आपतन या प्रवर्तन के बाद, ठीक है, जिस बिंदु पे कटान होता है उसी को हम क्या कहते हैं, जिस बिंदु पे कटान होता है वहां पे प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब दो प्रकार का बनता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, उल्टा बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। अगर देखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है या नहीं तो शीशा देखा है ना, जिसमें चेहरा देखते हैं, उसमें कभी हाथ पे अक्षर लिख लिया करो और उसको देखेगा तो उल्टा दिखाई देगा, दिखाई देता है। या कभी देखता होगा एम्बुलेंस पे हमेशा क्या रहता है, उल्टा लिखा रहता है, आगे की ओर रहता है लेकिन हमेशा क्या रहता है, उल्टा रहता है। क्योंकि अगर आगे वाला गाड़ी साइड मिरर में देखे तो उसको कैसा दिखे, सीधा दिखे। नहीं तो अगर सीधा लिखेगा तो वहां उल्टा दिखेगा तो पता भी नहीं चलेगा, उसको साइड भी नहीं दिया जाएगा क्योंकि उसको साइड देना होता है ना। देखो वास्तविक प्रतिबिंब प्रवर्तक सतह के सामने बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब सतह के पीछे बनता है। और किस प्रकार दर्पण, कौन सा दर्पण ले रहे हैं, अवतल दर्पण, ठीक है। तो अवतल दर्पण में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन सा पॉइंट होता है। सबसे पहले तो हम लोग पढ़े कि ध्रुव किसको कहेंगे, किसको बोले हैं, जब उसको फोकस ऑन के बीच रहता है उसको फोकस ध्रुव कहेंगे। गोलीय दर्पण के मध्य भाग को हम लोग क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पे सूचित किया गया पी से जो सूचित किया गया उसको हम क्या कहेंगे। इस फिगर में देखो, इस फिगर में देखो पी को हम क्या कहेंगे, पी जो सूचित किया गया इसी को हम क्या बोलेंगे, ध्रुव। और जो गोलीय दर्पण का केंद्र होता है उसको हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, जिसको हम क्या से सूचित किया है, सी से। और एफ से जो सूचित किया गया इसको क्या कहते हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी किसको कहेंगे, यदि प्रकाश की किरण दर्पण से टकराकर जिस बिंदु मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटता है उसको हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक है।
अब आइए हम जानते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति। फर्स्ट स्थिति क्या हो सकता है? देखो, फर्स्ट स्थिति हो सकता है जब वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं। ठीक है, किसके बीच? यहाँ पे फोकस है और ध्रुव के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो यहां से जो किरण जाएगा वो इस तरह से आएगा और टकरा किस भाग से होकर जाता है? फोकस से होकर जाएगा। और एक किरण होगा जो केंद्र से गुजारेंगे। ठीक है, तो ये जो केंद्र से गुजारते हैं वो उसी माध्यम में लौट जाता है और ये बिंदु कहीं ना कहीं जाकर तो टकराएगा? नहीं टकराएगा, क्योंकि देखो इसके बीच की दूरी यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, इसके बीच की दूरी यहाँ जा रहा है, तो दोनों के बीच की दूरी बढ़ रहा है ना, तो ये टकराएगा नहीं। तो इसको हम कल्पना कर सकते हैं, इधर नहीं टकराएगा तो इधर कहीं कल्पना करेंगे, तो इधर बिंदुओं द्वारा डॉट करके कल्पना किया गया है और एक कल्पना किया गया और जहां पे बिंदु दोनों मिल रहा है वहां पे ही प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। तो फर्स्ट स्थिति में हम लोग क्या देखें, जब हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब किस तरह बनता है? दर्पण के पीछे और काल्पनिक बनता है। ठीक है, जैसे अगर हम वस्तु ए बी रखते हैं तो प्रतिबिंब ए बी बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, लेकिन क्या बन रहा है? काल्पनिक बन रहा है और आवर्धित बन रहा है, बड़ा बन रहा है। दूसरा स्थिति क्या हो सकता है कि यदि हम वस्तु को कहां पे रखें? फोकस पे। जब वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? एक किरण फोकस से होकर गुजरेगा, क्योंकि ए बी एफ रखते हैं तो एक किरण फोकस से होकर गुजर रहा है और दूसरा किरण केंद्र से होकर गुजारेंगे तो उसी माध्यम में क्या हो जाता है? लौट जाता है। यदि हम कोई चीज प्रकाश पे 90 डिग्री अगर देंगे तो पूरा उसी माध्यम में क्या हो जाएगा? लौट जाएगा। तिरछा देंगे तब ना, अगर कुछ एंगल बना के देंगे तब नहीं इधर तिरछा पाएगा, लेकिन अगर 90 डिग्री पर देंगे तो क्या हो जाएगा? लौट जाएगा उसी माध्यम में। तो ये कहीं ना कहीं तो जाकर मिलेगा ना। ये कहाँ मिलेगा? अनंत पे। कहाँ मिलेगा हम लोग को पता नहीं है, इन्फिनिट मिलेगा। तो अगर कहा जाता है कि जब वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पे। दूसरा स्थिति क्या होगा? हम वस्तु को कहाँ रख सकते हैं? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र पे नहीं, पहले उससे पहले रखते हैं केंद्र, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है? अनंत और फोकस के बीच नहीं होगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगा ना। तो ये चीज ध्यान देना। ठीक है, अगला स्थिति क्या होगा? अगला हम क्या कहाँ रखेंगे? प्रतिबिंब को, प्रतिबिंब नहीं रखेंगे, वस्तु रखेंगे। वक्रता केंद्र पर जब वस्तु रखते हैं तो क्या होता है? जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। लेकिन क्या बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है? नहीं बन रहा है यार। चौथा स्थिति देखो, इसमें क्या बन रहा है? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। दर्पण ये है तो ये दर्पण का आगे हुआ ना, ये दर्पण का क्या हो जाएगा? पीछे। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? यहाँ पे ना बन रहा है, तो दर्पण के आगे बन रहा है। तो कैसा बन रहा है? कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, क्योंकि बताया है दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। और दर्पण के अगर सामने रहेगा तो वास्तविक बनेगा। और ये दर्पण की उल्टा बन रहा है, क्योंकि दर्पण अगर प्रतिबिंब हम रखते हैं तो क्या होता है? ऊपर रख रहे हैं, और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? नीचे बन रहा है। ये कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। वास्तविक और उल्टा, और वस्तु से
वस्तु से बड़ा ना, वस्तु के छोटा, वस्तु के कैसा बनेगा बराबर। पांचवा स्थिति होगा क्या, आप वस्तु को रख सकते हैं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे तो बस प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, ठीक है। और कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बन रहा है। अब वस्तु इतना बड़ा बन रहा है नहीं, यहाँ पे देखो ये भी कितना बड़ा है, ज्यादा बड़ा है, और जो एडस बीडस में जो बन रहा है कितना है, छोटा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो वस्तु से कितना बन रहा है, छोटा बन रहा है। चौथा स्थिति क्या होगा, इस वस्तु को हम क्या रखेंगे अनंत पे, यानी जो लास्ट स्थिति छठा स्थिति होगा, हम वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब हमको कहाँ बनेगा, फोकस पे, क्योंकि दोनों आके कहाँ पे मिल जाएगा, कि दोनों किरण अगर मिलेगा तो हमको मिलेगा फोकस पे। देखो उत्तल दर्पण में क्या होता है, बाहरी भाग जो प्रवर्तक सतह होता है वो कैसा होता है, उठा हुआ होता है, ठीक है। तो इससे अगर हम कोई वस्तु रखे हैं अनंत पे, ठीक है, सबसे पहले कहाँ रखे हैं अनंत पे, तो अनंत से जो प्रकाश आएगा वो क्या होगा, आएगा और प्रवर्तित होकर कहाँ चल जाएगा, वापस लौट जाएगा। अब हम जानते हैं कि प्रतिबिंब कभी भी एक प्रकाश की किरण से नहीं बनता है, एक या एक से नहीं बनता है, दो या दो से अधिक किरणों के कटान से बनता है, और दूसरा किरण पुनः लाते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। तो ये दोनों किरण कभी कहीं मिल रहा है, मिल तो नहीं रहा है, लेकिन इसको अगर हम कल्पना करेंगे तो कहीं जाकर तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी यहाँ पे मिल रहा है। तो अनंत पे जब वस्तु को रखते हैं उत्तल दर्पण में तो ये प्रतिबिंब हम लोग को दर्पण की क्या बनता है, पीछे, और कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनता है, ठीक है। ये पहला स्थिति होगा। और दूसरा स्थिति होगा, देखो उत्तल दर्पण में दूसरा स्थिति क्या होगा, यदि हम वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखते हैं तो प्रकाश की किरण आएगा और उसी माध्यम में लौट जाएगा। दूसरी प्रकाश की किरण आता है और सतह में से टकराकर फिर बस उसी रास्ता पे, उसी पथ पे लौट जाता है, ये भी नहीं मिल पाता है। और इसका अगर हम कल्पना करते हैं तो कहीं जाकर एक कल्पना करते हैं तो एक जगह पर कटान होता है, तो ये फोकस दूरी के अंदर ही कटता है, ठीक है। तो दूसरा स्थिति क्या होगा, जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। और कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। कि दर्पण को पहचान करना है तो पहचान कैसे कर सकते हैं, दर्पण बताया गया है कि दर्पण दो प्रकार के होता है, एक गोलीय दर्पण और एक समतल दर्पण। तो या तो उसको हम छूके पर बता सकते हैं या उसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है उसके अनुसार ही बता सकते हैं। अगर वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और वस्तु के आकार का बनता है तो उसको हम कौन सा दर्पण कहेंगे, समतल दर्पण। समतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के आकार के बराबर बनता है, ठीक है। और दूसरा होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और वस्तु के आकार से बड़ा हो, यानी तो उसको कौन सा दर्पण बोलेंगे, अवतल दर्पण। और यदि वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और वस्तु के आकार से छोटा हो तो उसको हम क्या करेंगे, उत्तल दर्पण। या स्पर्श करके बता सकते हैं, बताया गया कि जो अगर स्पर्श करेंगे अगर सीधा रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण। या हम उसको स्पर्श करेंगे अगर उसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ हो तो उसको हम कौन सा दर्पण बोलेंगे, अवतल। और जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हुआ हो उसको कौन सा का दर्पण कहेंगे, उत्तल दर्पण। आगे देखो, आगे हम लोग जानते हैं प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। प्रकाश का प्रवर्तन, सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश का प्रवर्तन कहते किसको। प्रकाश का प्रवर्तन यानी परावर्तन हम लोग पढ़ चुके हैं, अपवर्तन पढ़ते हैं, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन इसे बोलेंगे यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है,
यानी प्रवर्तन न होकर के क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के लिए दो नियम आया है, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन का कितना नियम है, परावर्तन का भी कितना नियम पढ़े, दो नियम। सबसे पहला नियम बोलता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों तल के एक ही बिंदु पे होगा। दूसरा नियम बोलता है कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण क्या होता है, एक नियतांक होता है। इसे हम स्नेल का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नियम। देखो प्रकाश के प्रवर्तन में हम लोग पढ़े थे क्या, दर्पण। अपवर्तन में हम लोग पढ़ेंगे क्या, लेंस। क्योंकि दर्पण में तो प्रवर्तित हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, पार करेगा, तो ठीक है। तो लेंस दो प्रकार का निश्चित किया गया है, एक होता है अवतल और दूसरा उत्तल। एक अवतल और उत्तल, ठीक है। अवतल दर्पण किसको कहेंगे, देखो अवतल लेंस उसे बोलेंगे जिसका, यानी वैसा लेंस जिसका बाहरी भाग चौड़ा हो और बीच का भाग क्या हो, पतला हो। बीच का भाग पतला होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, अवतल। और जिसका बाहरी भाग पतला हो और बीच का भाग क्या हो, मोटा, उसको कौन सा लेंस बोलेंगे, उत्तल लेंस, ठीक है। देखो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति जानते हैं, ठीक है, किस प्रकार प्रतिबिंब बनेगा। जिस प्रकार उसमें अवतल लेंस में बनता है, यानी अवतल दर्पण में बनता है, उस प्रकार इसमें क्या बनता है, उत्तल लेंस में बनता है, ठीक है। इसमें भी उसी प्रकार से प्रतिबिंब, यानी वस्तु को रखेंगे और जानेंगे प्रतिबिंब किस प्रकार कहाँ कहाँ बनता है। जैसे अगर हम वस्तु को, लेंस दो प्रकार के खोखले गोले से बना होता है, ठीक है। तो इसमें केंद्र भी दो होगा और त्रिज्या मतलब फोकस भी कितना होगा, दो होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर जानते हैं कि फर्स्ट स्थिति में क्या होगा, यदि हम वस्तु को प्रकाशीय केंद्र, यानी जो दर्पण का बीच वाला भाग होता है उसको हम, जैसे उसमें हम क्या बोलते थे, बीच वाले भाग को ध्रुव बोलते थे, इसमें हम क्या बोलते हैं, प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच यदि वस्तु को रखते हैं तो हमारा इससे जो प्रकाश की किरणें निकलेगा एक पार होकर कहाँ जाएगा, फोकस से होकर गुजरेगा, और जब केंद्र से होकर गुजारेंगे तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा कि नहीं, जब प्रकाशीय केंद्र से, तो ये कहीं न कहीं जाकर मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी देखो क्या हो रहा है, हमेशा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर जब दोनों के बीच की दूरी बढ़ेगा तो कहीं मिलेगा, या तो और दूर जाएगा ना। तो इसको हम कल्पना करेंगे और कल्पना करने के बाद कहाँ आएंगे, पीछे, ठीक है। तो यहाँ पे तो फर्स्ट स्थिति में हम लोग क्या जाने, जब हम वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच यदि हम वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कहाँ बनता है, वस्तु के पीछे बनता है। देख रहे हैं हम वस्तु को कहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है। देखो
वस्तु को हम कहाँ पे रख रहे हैं, इस स्थिति पे रख रहे हैं, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वस्तु के पीछे। ठीक है, और कैसा बन रहा है, काल्पनिक किया हुआ है ना, काल्पनिक बन रहा है। और कैसा बन रहा है, वस्तु अगर ऊपर है तो प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है, ऊपर बन रहा है। तो कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। लेकिन इसको हम कैसा बना रहे हैं, काल्पनिक करके बना रहे हैं। काल्पनिक या आभासी भी बोलते हैं इसको। कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। दूसरी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस पर। जब वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो ये एक तो प्रकाश की किरणें फोकस से होकर गुजरेगा, और दूसरा हम प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजारेंगे तो कहीं ना कहीं जाकर मिलेगा। कहाँ मिल रहा है, ये आगे की ओर बढ़ेगा तो कहीं जाकर मिलेगा, तो अनंत पे मिलेगा। तो ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक